आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। जेपीएससी सीएसई मेंस एग्जामिनेशन के लिए 3 पेपर का कंप्लीट तैयारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को करवाया गया था, जिसमें से खोट्ठा, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स। और इन तीनों सब्जेक्ट्स में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो आपके या तो डायरेक्ट पूछ लिए गए या तो इनडायरेक्ट पूछ लिए गए। कुल मिला के ये है कि आपको बेनिफिट मिला है। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू का क्लास, जो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लास में पूरा का पूरा इंटरव्यू का कोर्स ख़त्म कर लिया जाएगा। और ये आपका है क्लास नंबर 1। तो आप लोगों को किसी भी कोचिंग में जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं किसी कोचिंग से जुड़ना तो आप लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन इस चैनल के माध्यम से भी आपको इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और उसके बाद हम लोग जेपीएससी और बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका कम्प्लीटली फ्री रहेगा। वहाँ पे भी आपको क्लास बिल्कुल कंसेप्चुअल दिया जाएगा और नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप लोग जा करके जुड़ सकते हैं। इंटरव्यू के लिए जो सबसे पहले मन में जो डाउट आता है वह है कि किस प्रकार का लैंग्वेज जो है एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप जैसे हिंदी मीडियम चूज किए हैं, तो क्या सारा चीज़ हिंदी, प्योर हिंदी में ही बोलना है, या फिर किन्हीं ने इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया होगा या फिर करेंगे, तो क्या पूरा का पूरा चीज़ इंग्लिश में ही बोलना होगा। तो स्टेट पीसीएस खास करके जेपीएससी की जहाँ तक बात करें, तो जेपीएससी के इंटरव्यू में भले आप लैंग्वेज जो है हिंदी चूज कर ले या फिर आप इंटरव्यू का लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर ले, लेकिन आप बोलते समय मिक्स्ड लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आप हिंदी लैंग्वेज चुने हैं, लेकिन आप जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने, मतलब इंटरव्यू वाले रूम में जब आप अंदर की तरफ जाएंगे, तो आप जैसे पूछते हैं मे आई कम इन सर, तो ये आप इंग्लिश से भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर आपको लगता है नहीं इंग्लिश में दिक्कत होगा, तो आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर या मैम। तो आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं और इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर नहीं होता इसमें कि आपको पूरा का पूरा हिंदी या फिर पूरा का पूरा इंग्लिश में बोलना है। आपको अगर इंग्लिश शब्द बोलने में कंफर्टेबल हो रहे हैं आप, तो उसका यूज कर सकते हैं। आप हिंदी बोलने में कंफर्टेबल हो रहे हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं, मतलब मिक्स करके भी आप बोल सकते हैं। सबसे पहला आपसे आपका परिचय पूछा जाएगा, और आपके परिचय में आप जो भी कुछ बताएंगे उसी से छोटा छोटा क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, ताकि माहौल जो है पूरा का पूरा कॉर्डियल बन सके। और इंटरव्यू के दौरान कोई पैनिक माहौल नहीं होता है, बिल्कुल कॉर्डियल माहौल होता है। आप लोग आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं, ज़्यादा हड़बड़ाने और डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अब एक बात और करते हैं, ड्रेस कैसा होना चाहिए। तो बॉयज़ के लिए क्या है कि आप ब्लैक या फिर ब्लू पेंट और वाइट या फिर क्रीम कलर का शर्ट यूज कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि पेंट ही होना चाहिए, जो कि मॉल वगैरह में जिसको ट्राउज़र भी बोलते हैं, तो आप किसी भी शॉप में जा कर के फॉर्मल पेंट मांगिएगा तो मिल जाएगा आपको आराम से। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई बहुत ब्रांडेड ही आपको पहन के जाने हैं, आप कोई भी कंपनी का या फिर नॉर्मल सिलवा के भी पहन के जा सकते हैं, ये सब कुछ बैरियर नहीं है। लेकिन कुछ कुछ कोचिंग में आप जाइएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा कि एलन सोली का ही पहनना है या फिर लुई फिलिप का ही पहनना है, तो ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये सब के फेर में रहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी पेंट आप खरीदने के लिए सक्षम है वो आप पहनिए और पूरा कॉन्फिडेंट के साथ जा सकते हैं। और शर्ट में वाइट कलर का शर्ट या फिर क्रीम कलर का शर्ट आप लोग ले सकते हैं। मिला जुला के बात ये है कि सिंपल और सोवर लुक आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई तड़कता भड़कता शर्ट पैंट पहन के जाए, वो सब नहीं चलेगा। बिल्कुल सिंपल एंड सोबर। एडिशनल में आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर लगता है कि आपको कलाई घड़ी पहनना है तो आप पहन सकते हैं, लेकिन वो भी फीता वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वो चेन वाला घड़ी नहीं चलेगा, ना ही आपका स्मार्ट वॉच, ये सब भी आप नहीं पहन के जाएंगे। बिल्कुल वो सिंपल घड़ी जिसमें फीता होता है, और उस फीते का रंग जो है वो भी सिंपल होना चाहिए, जैसे कि ब्लैक कलर का हो गया या फिर ब्लू कलर का हो गया। आप ड्रेस के साथ टाई भी लगा सकते हैं, आप ब्लेज़र या कोट भी पहन सकते हैं। आप चाहे तो
और अगर आपको मन नहीं है तो आप नहीं भी पहन सकते, मतलब सिंपल आप पेंट शर्ट में भी जा सकते हैं। घड़ी, टाई और ब्लेज़र ये सब आपका एडिशनल है। मेरा जेपीएससी के इंटरव्यू में 56 मार्क्स आया था और मैं सिर्फ शर्ट पैंट ही पहन के गया था, घड़ी, टाई और ब्लेज़र नहीं पहना था। और आप जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, मे आई कम इन सर या फिर मे आई कम इन मैम करके, तो वहाँ पे जाके आपको खड़ा होना है और फिर इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए जो सर और मैम रहेंगे वो आपको बैठने के लिए कहे तभी आपको चेयर में बैठना है, लेकिन एक थैंक यू बोलने के साथ में। और इन सब चीज़ों को आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ बहुत सारे कोचिंग के अपलोड हैं, वहाँ से आप देख करके समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको जाके बैठना है, किस तरह से आपको बोलना है। आई कांटेक्ट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। जब भी आप कुछ बोल रहे हो, बात कर रहे हो, तो उस समय आपका जो आई कांटेक्ट है बोर्ड मेंबर के आई कांटेक्ट से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दाएं बाएं देखने लगे या फिर ऊपर की तरफ देखने लगे या फिर रूम में पड़ा हुआ कोई सामान हो उसको घूरने लग जाए, ये घड़ी को बार बार देखे, ये सब गलती नहीं करना है आपको। इंटरव्यू के लिए सबसे अच्छा बात यह है कि जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी पूरी तरह से करें, लेकिन जब आप वहाँ पे एंटर करते हैं उस बिल्डिंग में जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो उस समय आप मन से ये बात निकाल दीजिए कि अब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं, उससे अच्छे से आपको बात करना है, ये मन में आप रखिएगा तो थोड़ा सा डर जो है वो कम हो जाएगा। तैयारी पूरे अच्छे से करना है, लेकिन वहाँ जा कर के ये बात मन से निकालना है आपको हर हाल में कि आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। आप बस मन में ये बात रखेंगे कि आप यहाँ पे किन्हीं से, मतलब कोई विद्वान लोगों से, 2-3 विद्वान लोगों से बात करने के लिए आए हैं। या फिर आप ऐसा समझिए कि आप कोई दोस्त से जिस प्रकार से बात करते हैं तो बस उसी तरह आपको बात करना है। बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी सब फॉर्मल वे में होना चाहिए। बाकी माहौल इतना अच्छा होता है कि आपको फिर टेंशन नहीं है, मतलब आप एक बार एंटर कर जाएंगे, फिर अपने चेयर पे बैठ जाएंगे, उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। आपका हाथ जो है चेयर के हैंड रेस्ट पे आप आराम से रख सकते हैं, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ नहीं रखना है आपको। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको शायद समझ में आ गया। हाँ, यहाँ पे गर्ल्स के लिए ड्रेस कोड नहीं बताया गया, वो भी बता रहा हूँ। सिंपल कलर का सूट होना चाहिए या फिर आप साड़ी पहन के भी जा सकते हैं, लेकिन वो भी सिंपल एंड सोबर होना चाहिए। कलर आपका क्रीम कलर हो सकता है या फिर कोई भी और भी लाइट कलर होते हैं जो अच्छा दिखता हो, वो भी आप यूज कर सकते हैं। आप इंटरव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे कोचिंग्स के, आप देखेंगे चैनल्स जा करके यूट्यूब पे, तो आपको वो आइडिया मिल जाएगा कि आपको कपड़ा क्या पहन के जाना है और वहाँ पे जाके बैठना कैसे है, अंदर कैसे आना है, क्या बोलना है। तो इसके लिए, इन चीज़ों को सीखने के लिए आपको कहीं पे कोचिंग में जा कर के 5-10 हज़ार रुपया खर्च करने का कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से तो नहीं है। और 10-15 दिन का कोचिंग और क्लास से आपका कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कोई ख़ास डेवलप नहीं होने वाला है। जैसे आप हैं वैसे ही आप रहेंगे, तो आप ज़्यादा होशियार बनने के लिए कोशिश मत करिए, आप बिल्कुल जो है वही दिखें। बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अगर हो सकता है तो वो कर लीजिए। सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा या फिर आपका परिचय पूछा जाएगा, तो परिचय में आपको अपना नाम बोलना है, आप किस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में पढ़े हैं वो बताना है, आप कहाँ के रहने वाले हैं ये लाइन भी आपको बताना है। तो ये 3-4 लाइन आपको बताना है। तो जैसे ही आप अगर नाम बताते हैं तो आपका नाम का कोई अगर अर्थ हो सकता है, जैसे मेरा नाम अमित है तो वो पूछ सकते हैं कि अमित का क्या अर्थ होता है। या फिर आपका नाम जो है किसी महापुरुष या फिर सेलिब्रिटीज़ या फिर फ्रीडम फाइटर या भी अन्य किसी से जो फेमस हो उनसे संबंधित है, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा बहुत देख लेना है। जैसे मान लीजिए किन्हीं का नाम रविंद्र है, तो उनको ये पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका अगर जन्मदिन किसी ऐतिहासिक घटना से संबंधित है तो वहाँ पे उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो उस डेट को क्या क्या घटनाएं घटी थी
उन चीज़ों को एक बार आप पढ़ लीजिए या फिर उसको कहीं नोट कर लीजिए। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो अभी आप ग्रेजुएशन किए हैं या फिर मास्टर्स में जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ाई किए हैं, उनका थोड़ा बेसिक्स आपके पास होना चाहिए। जैसे कि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई हुआ है, तो मैकेनिकल के बेसिक कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं, जैसे स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे चीज़ पूछे जा सकते हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स किए हैं, तो उनका एक आप थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा। आपको पूरा डीप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। अगर आपकी किस्मत ख़राब है और उस समय मेरे समय में मेरे बोर्ड में 3 मेंबर थे। अब देख लेते हैं आपके समय में कितना होते हैं, 3 रहेंगे या फिर 4 रहेंगे। तो उनमें से अगर एक का सब्जेक्ट मतलब उनका पढ़ाई और आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है, दोनों अगर टैली कर जाए, मतलब मान के चलिए कि आप फिजिक्स ऑनर्स है और जो एक मेंबर है उनका भी फिजिक्स ऑनर्स है, तो हो सकता है आपको फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपका फिजिक्स ऑनर्स रहा है ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में भी फिजिक्स ऑनर्स रहा है और तीनों बोर्ड मेंबर में से किन्हीं का भी साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है कभी, तो यहाँ पे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं भी पूछा जा सकता है। तो ये टोटल आपके लक पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स में आपने ढंग का पढ़ाई किए हैं और वहाँ पे आपके ही स्ट्रीम वाले से मुलाकात आपकी हो जाती है, तो ये आपके लिए तो बेहतर बात होगी। लेकिन जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाई की है, तो उनके लिए ये लॉस करवा देगा ये पॉइंट। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे वो कि आप जवाब नहीं दे पाइएगा, तो वहाँ पे कुछ मार्क्स जो है घट भी सकते हैं। तो ये आपके लक पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन मास्टर्स किए हैं उसको थोड़ा सा तैयार करके जाइएगा। इंजीनियर और डॉक्टर से तो खास करके तो इंजीनियर ही आते हैं जेपीएससी में, डॉक्टर्स न के बराबर। तो इंजीनियर से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनाने में सरकार के द्वारा आपके ऊपर इतने खर्च किए गए हैं और आप सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, तो अगर आप सिविल सर्विस में आ गए तो क्या सरकार को आर्थिक हानि नहीं होगी? तो इसका आंसर जो है बिल्कुल लॉजिकल और कन्विंसिंग होना चाहिए। आपको वहाँ पे ये बताना होगा कि आपने जो टेक्निकल स्किल्स सीखे हैं इंजीनियरिंग के दौरान, उन सभी का अपने कार्यों में उपयोग करेंगे। तो ये जब आप बोलेंगे तो वहाँ पे ये भी पूछा जाएगा कि कैसे उपयोग करेंगे, थोड़ा बताइए। जैसे कि वो एक आपके पास एक क्वेश्चन रख देंगे कि मान लीजिए कि आप जिस ब्लॉक में पोस्टेड है, मान लीजिए कि आप वीडियो है और वहाँ पे रोड बन रहा है और आप गए हैं, तो आप अपने टेक्निकल स्किल को कैसे यूज करिएगा, जबकि आप तो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो अगर आपको आंसर देना है इसका, तो आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पढ़ाई में भी सिविल ब्रांच के जो सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मतलब बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ाया जाता है। ऐसे में अगर मुझे रोड का इंस्पेक्शन करना है कि रोड जो है ढंग से बना रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा स्टडी करूँगा और फिर मैं अपेक्षाकृत बाकियों से जल्दी समझ पाऊँगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें अपने इंजीनियरिंग के दिनों में पढ़ाई की हुई है। तो मुझे बाकियों से ज़्यादा अच्छे में समझ में आएगा। बाकियों से बोलने का मतलब ये है कि आर्ट्स बैकग्राउंड या फिर साइंस बैकग्राउंड वाले से जल्दी समझ में आएगा और मैं ठीक से इंस्पेक्शन कर पाऊँगा। तो इसी तरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको सोचने हैं अपने से और उसके आंसर्स भी ढूंढने हैं। ये सब आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस डालिए और डिस्कस करिए आपस में। वहाँ से एक अच्छा आंसर निकल के आएगा, उसको बस पिक कर लेना है। और जो आंसर मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि आपको भी यही आंसर देना है, आप इससे अच्छा आंसर भी दे सकते हैं। और इंटरव्यूज़ के जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब में, वो आपके तैयारी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, आप लोग देखिए, बहुत कुछ वहाँ से भी समझ में आएगा आपको। आपका होम स्टेट या फिर होम डिस्ट्रिक्ट, टाउन या फिर जिस गांव में रहते हैं, यहाँ से अगर यहाँ से कुछ संबंधित प्रश्न हो सकते हैं तो वो भी पूछा जा सकता है। जैसे मेरा घर धनबाद है, तो धनबाद जो है वो कोल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे वो ये पूछ सकते हैं कि कोल के प्रकार कितने होते हैं, कौन से आप प्रकार बता दिए 4 प्रकार के हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं कि किसमें कार्बन के क्या प्रतिशत पाए जाते हैं।
इसी तरह से रांची हो चाहे जमशेदपुर हो, सभी शहरों और सभी ज़िलों के कुछ कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, उसको आप लोग थोड़ा ठीक से देख लेंगे। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। राज्य का इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, राज्य का जो सामाजिक ढांचा है वो, राज्य का जो कल्चर है मतलब संस्कृति, ये सब, इन सब से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप जैसे झारखंड राज्य के हैं तो इसको आपको अलग से तैयारी नहीं करना है, क्योंकि आप इन चीज़ों को पढ़े हुए हैं जेपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो एक बार थोड़ा सा देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। राज्य की जो भी समस्याएं हैं या फिर जो भी चुनौतियां हैं उन सब के बारे में पूछा जा सकता है। क्या समाधान हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है। फिर आप जो समाधान बताएंगे उस समाधान में क्या कमियां हैं वो भी पूछ लेंगे, फिर उसका समाधान क्या होगा वो भी बताना होगा आपको। तो कुल मिला के यहाँ पे एक प्रॉपर अच्छा बातचीत होगा जिसमें आपको ठीक ढंग से जवाब देना है। बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, तो वहाँ पे सिंपली आपको बोलना है कि आपको इस प्रश्न का जवाब मालूम नहीं है या फिर आपके दिमाग में अभी क्लिक नहीं हो पा रहा है। आप पहले पढ़े हुए हैं लेकिन अभी क्लिक नहीं हो पा रहा है। ज़्यादा किसी आंसर पे अगर आंसर नहीं आता है तो आप ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है वहाँ पे, आप सिंपली सॉरी कह के भी आगे निकल सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई जवाब दिए आप और जो मेंबर है वो असंतुष्ट है आपके जवाब से और वो उस पर कटाक्ष करे कि नहीं नहीं आपने तो गलत जवाब दे दिया, तो वहाँ पे आपको ये बार बार रिजिड नहीं होना वहाँ पे कि नहीं नहीं मैं तो सही ही हूँ, मैंने इस किताब में देखा था, मैंने उस किताब में देखा था, नहीं मैं सही हूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सिंपली बस एक बार कहना है कि मेरे हिसाब से सर ये जवाब तो सही है, और ये सब बोलना है प्रॉपर आई कांटेक्ट के साथ। वो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस चेक हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी वो लोग जानबूझ के भी आपका कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए इस तरह का माहौल वो लोग बनाते हैं ताकि थोड़ा आप अनईजी फील करें। तो इस चीज़ को आपको वहाँ पे समझना है, और समझने के साथ आपको ये भी करना है कि रिजिड भी नहीं होना है। आपको सिंपली ये बात बता देना है कि हाँ, लेकिन एक ही बार ये चीज़ बोलना है। आप बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे कि मुझे आता है और ये मैं ही सही हूँ। अगर मेंबर अगर बोलते हैं नहीं फिर भी गलत है आप, अगर आपके बोलने के बावजूद, तो आपको सिंपली बोलना है कि सर ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से देख लूँगा यहाँ से जाने के बाद। उसके बाद आपसे दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके राज्य या फिर आपके ज़िले में जो भी समस्या है उन सभी का आपको अध्ययन अच्छे से कर लेना है, ताकि उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको थोड़ा बहुत जवाब आना चाहिए। जैसे धनबाद मेरा घर है तो यहाँ पे पानी की समस्या है, विस्थापन की समस्या है, वायु प्रदूषण है, ज़मीन धंसने की समस्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे जगह हैं झरिया जैसे जगहों में कि ज़मीन वहाँ धंस जाता है क्योंकि नीचे काफ़ी खाली जगह हो गया है माइनिंग के कारण। तो ये सभी समस्याओं से भी पूछा जा सकता है कैसे इनको दूर किया जा सकता है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग डिस्कस करके तैयार कर लीजिएगा। और ऐसा सभी जिलों के लिए अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं और अलग अलग प्रकार का समाधान है। मेंस एग्जामिनेशन में आपके जो भी सब्जेक्ट्स रहे हैं उसकी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप या तो खोटा रखे होंगे, नागपुरी रखे होंगे, संथाली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक। तो ये जो भी सिलेबस आप पढ़ के मेंस का एग्जामिनेशन दिए हैं, इसको थोड़ा बहुत आप लोग देख करके कुछ कुछ बातों को समझ करके याद रखने की कोशिश करेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्विस प्रायोरिटी से होगा कि आपने जैसे पहला प्रेफरेंस में मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस डाला हुआ है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस क्यों डाला है, मतलब आप वीडियो क्यों बनना चाहते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको आप जो सर्विस प्रायोरिटी में ऊपर की तरफ रखे हैं आपको उसका पॉजिटिव पॉइंट्स बताना है, लेकिन अपने वाले को पॉजिटिव बताने के चक्कर में दूसरे सर्विस को नेगेटिव नहीं बताना है। आपको इस बात को एकदम ध्यान से देखना है। और जो भी रीज़न आप देंगे कि इसलिए ये वजह है मेरे इस सर्विस को ऑप्ट करने का या फिर प्रेफरेंस में पहले स्थान पर रखने का, तो ये सभी आंसर जो होना चाहिए बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रटा रटाया होगा, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे वो लोग ऑलरेडी आईएएस आईपीएस ये सब रहेंगे और बहुत सारे ऐसे फेजेस वो लोग पार कर चुके हैं, बहुत लोगों का इंटरव्यू ले चुके हैं। तो आप अगर रटा रटाया आंसर देंगे तो वो लोग को भी पता है कि ये बच्चा जो है रट के आया है, तो ऐसे में वो लोग ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं देंगे।
आप कभी भी उन लोग से ब्लफ करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप आज एक इंटरव्यू दे रहे हैं तो ऐसे ऐसे वो लोग 50 इंटरव्यू पार कर चुके हैं, मतलब खुद भी दिए हैं और बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू ले भी चुके हैं। तो उन लोग से झूठ बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, वो लोग पकड़ लेंगे आपको। नेक्स्ट आपका हॉबी से क्वेश्चन रह सकता है। हॉबी बेसिकली क्या होता है कि खाली समय में आप टाइम पास के लिए कह लें या फिर मनोरंजन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं माइंड रिलैक्स करने के लिए, वो सब हॉबी में आता है। तो और हॉबी को लेकर के आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि आपका हॉबी क्रिकेट है, तो आपको पूछेगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्रिकेट से क्या बेनिफिट है। तो आपको बताना है कि फिजिकल फिटनेस है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, टीम वर्क सीखते हैं हम लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है नए फ्रेंड्स और कनेक्शंस बनाने के लिए, क्योंकि क्रिकेट में मैच भी होता है। तो जब आप मैच लेते हैं तो नए नए दोस्त बनते हैं। तो ये सब कुछ बातें बता देनी है आपको। फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि क्रिकेट क्यों पसंद है आपको। तो आपको बताना है फिजिकल एक्टिविटी, प्लानिंग और टीम वर्क का ये कम्बिनेशन है। आंसर जरूरी नहीं कि आपको यही देना है, आप और भी बेहतर आंसर दे सकते हैं। क्रिकेट से क्या स्किल्स सीखे हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछेंगे, आपको जवाब देना है। क्रिकेट से रिलेटेड जो भी आपके करेंट इवेंट्स हैं, जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, तो ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि कौन सेमीफाइनल में फाइनल में गया है, या फिर इंडिया जैसे कि अभी जीत गए। तो अगर मान लीजिए मेंबर में कोई क्रिकेट का इंटरेस्ट रखता होगा तो वो क्रिकेट में घुस के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया जो है कितना बार वर्ल्ड कप जीता है, T20 वर्ल्ड कप कितना बार जीता है, कब जीता है। तो ये सब भी आपको देखना है। बहुतों का शौक़ होता है गार्डनिंग, तो इसी प्रकार से आप लोग को गार्डनिंग को भी तैयार करना होगा। बहुत कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो आपका नौकरी में है और JPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनसे जो वर्तमान नौकरी में है वो उनका बेसिक्स के बारे में पूछा जाता है। खास करके जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में कौन सी योजनाएं चल रही है, वो आपको हर हाल में करके जाना है। और अगर सर्विस के दौरान आपकी कोई अचीवमेंट है तो आप उसको भी बता सकते हैं, वो आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि आप अपनी वर्तमान सेवा को छोड़कर सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। तो आपको बता देना है ये चीज़ कि यहाँ पे बेहतर करियर का विकल्प है। लेकिन बताते बताते आपको ये गलती नहीं करना है कि आप जिस सर्विस में हैं अभी उसकी कमियां बताना चालू कर दें। आपको अपनी वर्तमान सर्विस की कमियां नहीं बतानी है, लेकिन आप जिस चीज़ में जाना चाह रहे हैं, जो सिविल से सर्विस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इसका जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा वो बताना है। खास करके बेहतर करियर विकल्प बताना है आपको। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिविल सेवा हमारे राज्य का सबसे प्रतिष्ठित और विविधताओं से भरा हुआ सेवा है, और जहाँ पे हम अपना समाज और राज्य के लिए सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। तो यही सब चीज़ आपको बताना है वहाँ पे। लेकिन कभी भी आपको वही अपने प्रेजेंट सर्विस का नकारात्मक पक्ष नहीं बताना है। करियर के रूप में सिविल सेवा एक सुनहरा करियर, कार्य की विविधता, महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर और जन समूह के साथ निकटता का संबंध आदि प्रदान करता है। आपको यहाँ पे अपने आंसर को देते समय नेता टाइप का जवाब नहीं देना है आपको, मतलब घुमा फिरा के और थोड़ा बहुत लाउड नहीं बोलना है। आपको शक्तिशाली प्रवक्ता या फिर शक्तिशाली वक्ता की तरह नहीं बिहेव करना है। आपका जो भी जवाब होगा बिल्कुल एकदम डिसेंट होना चाहिए। एरोगेंस का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, बहसबाजी का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई स्थान नहीं है। बहसबाजी तो वैसे भी आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसे वहाँ जाने के साथ ही आप अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा ये सब। आई कांटेक्ट होना चाहिए, बार बार इधर उधर नहीं देखना है आपको। जब भी आप बात करें तो मेंबर की तरफ देख करके। चेहरा में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहना चाहिए। और ये सब चीज़ आपका तभी हो सकता है, आपका इंटरव्यू वेन्यू में आप समय से आधा एक घंटा पहले आप पहुँच जाइए हर हाल में। और वहाँ पे बैठने का, पानी पीने का, वॉशरूम जाने का बहुत अच्छा व्यवस्था होता है। आप वहाँ पे जाइए, आराम से बैठिए और फिर मन से ये बात निकाल दीजिए कि आप इंटरव्यू देने आए हैं। आप मन में 10 बार ये बात रिपीट करिए। आप ऑटो में चढ़ के आ रहे हो या फिर कार से चढ़ के आए हो, जैसे भी आप आ रहे हैं, आप उस दौरान बस एक चीज़ सोचिएगा कि आज जो है 3-4 विद्वान लोगों से बातचीत का मौका मिला है
और इस मौके को डर डर के ख़त्म नहीं करना है। मतलब आप ये सोचना ही नहीं है आपको कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आप जहाँ सोचेंगे इंटरव्यू होगा मेरा, वहीं पे आपका डर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सोचिए ही मत कि आपका इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा नंबर मिलेगा, अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे या फिर नर्वस रहेंगे तो आपका मार्क्स और कम मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि वो बातें सोचें जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और मार्क्स जो है ज़्यादा आए। आपके इतने लंबे ज़िंदगी में कोई तो पल ऐसा रहा ही होगा जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट रहे होंगे। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं तो उस मैच को आप याद करिए जब आप 5-7 सिक्स मारे हैं लगातार, उस समय आप क्या कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, या फिर आप वो क्लास में टॉप किए होंगे, या फिर और भी कोई अचीवमेंट आपका रहा होगा किसी भी फील्ड में। आप उन दिनों को याद करिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अगर नकारात्मक दिनों को याद करेंगे, मतलब आपका जहाँ परफॉर्मेंस डाउन हो गया है, मान लीजिए आप क्लास में फेल कर गए या फिर क्रिकेट में बोल्ड हो गए, बॉलिंग किए तो आप बहुत पिटा गए, तो ये सब नेगेटिव चीज़ों को याद नहीं करना है आपको। उस समय आपके जीवन में जो भी अच्छा कुछ हो रखा है उन चीज़ों को आपको याद रखना है, याद करना है जानबूझ के, ताकि आपके चेहरे में तनाव नहीं होगा, आपके चेहरे में खुशी का भाव होगा। और ये इंटरव्यू के दौरान आप अच्छा जवाब दीजिए, बुरा जवाब दीजिए, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा खुशी का भाव होना चाहिए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। तो जो बोले वो चीज़ आप अगर ध्यान रखेंगे तो तनाव जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि आप कैसे भी लड़के रहे हैं, जब आप यहाँ तक आए हैं इंटरव्यू देने के लिए तो आप ज़रूर एक अच्छे स्टूडेंट तो रहे ही होंगे। अगर अच्छे स्टूडेंट बचपन में नहीं रहे होंगे तो बाद में मेहनत करके तो अच्छे स्टूडेंट बन ही गए हैं। तो आप में एक इंक्रीमेंट लगा है अच्छाई का, मतलब आप नीचे से काफ़ी ऊपर की तरफ आए हैं। तो ऐसे में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो ये गलत बात है। आपको ये सोचना है कि आप बहुत सारे बच्चे, देखो आप 5 लाख लोग फॉर्म भरे होंगे, 3.5 लाख लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, जिसमें से आप चुन करके 7,000 में आए, फिर 7,000 से चुन करके आप 1,000 में आने वाले हैं। तो आप कितने सारे बच्चों से काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको फिर डरने की क्या बात है जब आप इतने अच्छे बच्चे हैं तो। और ज़रूर भगवान का कुछ प्लानिंग होगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा लाना होगा, इसीलिए तो आपको वो इंटरव्यू तक लाए हैं, नहीं तो आपको प्रीलिम्स में ही फेल करवा देते। तो आपको ये सोचना है कि आपके साथ भगवान भी चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो। तो जब भगवान ही चाह रहे हैं कि आपके साथ अच्छा होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको डरने की क्यों आवश्यकता है। मतलब ये है कि आपके घर वाले भी चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, जो बोर्ड मेंबर बैठे हैं वो भी सवाल पूछ के क्या चाहते हैं, आपको अच्छा मार्क्स ही देना चाहते हैं। तो बोर्ड मेंबर भी चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो, भगवान भी चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो, तो फिर आपके अंदर डर का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू अगर ख़राब होता है, उसके पीछे का जो सबसे मेजर रीज़न है वो डर है। और डर को कैसे दूर करेंगे, तो ये आप लास्ट 20 वीडियो का जो अभी हम कुछ देर जो बोले, ये सब बात आप ध्यान में रखिएगा, तो आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। और अब जो तैयारी आप करेंगे 20 दिन 15 दिन का जो भी समय मिलेगा, यहाँ पे आपको डर डर के तैयारी नहीं करना है, आप बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट होकर ही तैयारी करना है, और कॉन्फिडेंट होकर ही आपको इंटरव्यू देना भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के मार्क्स पे नहीं होता है। इंटरव्यू का मार्क्स अगर आपका अच्छा रहेगा बाकी से, तो आपका जो सर्विस प्रेफरेंस है वो आपको मिलेगा। लेकिन मान के चलिए कि जो बहुत ख़राब टाइप का बच्चा होगा इंटरव्यू में, उसको कितना मिलेगा, 40 मार्क्स। जो बहुत अच्छा बच्चा होगा उसको कितना मिलेगा, 70 या 75 मार्क्स। तो ये कितना 30 नंबर का ही ना गैप है। तो किसी ने अगर 2 क्वेश्चन अच्छा बना दिया होगा, मतलब जो ये वाला लड़का है और ये लड़का जिसका इंटरव्यू में कम मार्क्स आ रहा है, तो ये कम मार्क्स वाला लड़का अगर मान लीजिए कि इस बच्चे से 2 क्वेश्चन ही अगर ज़्यादा अच्छा बनाया होगा, तो ये 30 नंबर का जो लीड लिए है ये इंटरव्यू वाला स्टूडेंट, इसको आराम से कंपनसेट कर देंगे। तो मतलब ये बताना है इसमें कि आपका असली खेल हो चुका है, जो कि आपका मेंस एग्जामिनेशन था। मेंस एग्जामिनेशन में अगर आपका अच्छा मार्क्स आया होगा तो आपका इंटरव्यू में थोड़ा ख़राब भी चला जाएगा तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपल सा बात यह है कि जो खेल होना था वो आपका हो चुका है। इंटरव्यू क्या है, तो इंटरव्यू बस आपका रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए है, तो इसलिए इसमें इतना ज़्यादा डरने की आवश्यकता आपको नहीं है।
और जब बोर्ड मेंबर कहे तभी आपको थैंक यू बोल के चेयर पे बैठना है, ये तो आपको पहले ही बोल दिए। बार बार घड़ी की तरफ नहीं देखना है, ना ही दीवार में लगा हुआ कोई चीज़ है या फिर ज़मीन में कोई चीज़ पड़ा हुआ है तो उसको नहीं घूरना है आपको। आपका पैर जो है कांपना नहीं चाहिए और हैंड जो है वो आपका हैंड रेस्ट पे ही रखना चाहिए। फाइल वाइल लेके घुसने का अंदर जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फाइल वाइल लेके जाइएगा और फाइल जो है अपने आप में लो कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि आप फाइल लेके क्यों गए हैं, क्योंकि आपका हाथ जो है वो कांपेगा। तो फाइल का लेके जाना ही आपका लो कॉन्फिडेंस, तो आप फाइल वाइल कुछ मत लेके जाइएगा। ऐसे ही आपको इंटरव्यू रूम में एंटर करना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको इंटरव्यू देना है। अब इसी से संबंधित टोटल आपका लगभग 10 लेक्चर आएगा, जिसमें से आपका इंटरव्यू का ये कंप्लीट कोर्स जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा और ये सभी कुछ इंटरव्यू के पहले ही ख़त्म होगा। तो आप लोग इंटरव्यू का तैयारी मेरे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।